अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। यस मैम, आ रही है। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा होगा एमआरआई पे। एक्सक्यूज मी मैम, बात करनी थी आपसे। जी करें बेटा। मैंने ना आपको मेल की थी वाईवे के अबाउट। आपने मेल का रिप्लाई नहीं किया था मुझे। क्या मेल थी बच्चे? मैम एक्चुअली ना मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मैं ना जब वाईवा चल रहा था तो मेरे फादर का ना 40वां था और मैं ना अपने घर गई हुई थी, तो इसीलिए मैं ना वाईवा नहीं दे सकी वहाँ पे। डेथ कब हुई है उनकी? मैम डेथ उनकी हो गई है और जब वाईवा था तब 40वां था, मतलब 40 दिन हो गए थे। वो जो खैरात वगैरह होती है तो वो चल रही थी। अच्छा बच्चे, ऐसा है कि आप मुझे दोबारा मेल करें, ठीक है? और ठीक है। वाइवा लेने के लिए आप सेशनल वाइवा का ही कह रही हो ना? जी मैम जी। तो वो उसके लिए आगे मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मैं आपकी रीज़न जो है वो फॉरवर्ड करूँगी। आप एक एप्लीकेशन बना के मुझे भेजें ठीक है एंड मैम। देन आई लेट यू नो कि आगे ओके मुझे मैम। सर जो है वो परमिशन देंगे, बिकॉज मैं खुद से नहीं अभी ले सकती, मुझे आगे इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है मैम। उसका ओके देखिए। मैम, मैं आपको मेल कर दूंगी। थैंक यू। अच्छा बच्चों, एमआरआई पे लेक्चर है हमारे दो, जिसमें 1.5 हम आज कवर करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कवर द लेक्चर एज अर्ली एज पॉसिबल. So just have patience and stay focused. If any question you can ask, और कोई इशू हो तो बता दीजिएगा. Muting all of you. सो एमआरआई हम इसका ओवरव्यू ऑलरेडी एक ले चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं. सो हम कुछ और चीज़ें डिटेल में देखेंगे. बेसिकली एमआरआई का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. टू बेसिक प्रिंसिपल है. एटम्स जो आपके होंगे विद द ऑड नंबर, बेसिकली हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की बात करें, विद द ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पास जो है वो स्पिन होती है, ठीक है? प्रोटॉन्स, यहाँ पे प्रोटॉन्स यूज होते हैं हाइड्रोजन के. So, a moving electric charge, be it positive or negative, produces a magnetic field. अगर आपकी बॉडी में प्रोटॉन्स हैं, उनके पास चार्ज और वो मूव करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं. Body has many such atoms that can act as a good MR और मैग्नेटिक रेजोनेंस न्यूक्लियाई. इसमें हाइड्रोजन, कार्बन हो सकता है. हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज वन ऑफ देम व्हिच इज नॉट ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड, बट इसकी मैग्नेटिक स्पिन भी होती है. एमआरआई क्या करेगी? इन हाइड्रोजन एटम्स के प्रोटॉन्स को, जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है व्हिच इज अ प्रोटॉन, और इसकी मैग्नेटिक स्पिन को यूटिलाइज करेगी टू क्रिएट इमेजेस. सो ऑन अर्थ देयर आर 92 एलिमेंट्स, जिसमें 26 ह्यूमन बॉडी में है और 65% ऑक्सीजन होगी एंड 9.5% हाइड्रोजन होती है. एमआरआई में हाइड्रोजन को क्यों यूज किया करता है, क्यों यूज किया जा रहा होता है? क्योंकि सिंपलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है? एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है, और आयनिक स्टेट के अंदर ये एक प्रोटॉन होता है. Proton is not only positively charged but also has magnetic spin, and that is used to create or elicit images. So बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और वो स्पिन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम वी आर नॉट एक्टिंग एज मैग्नेट्स. क्यों ऐसे हो रहा था? क्योंकि वो एक दूसरे को के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अलाइंड नहीं होते, हैफेजर्ड फैशन के अंदर होते हैं, रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में पड़े हुए होते हैं. अगर तो ये अलाइंड होंगे तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट. ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं बॉडी के. दिस इज हाउ जो है वो एक न्यूट्रल
बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। चलिए okay, so to rearrange the protons in the body हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बाहर से with a strength of 0.327 टेस्ला। अगर ओपन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी बट इट इज लेस क्लॉस्ट्रोफोबिक क्योंकि सॉरी जो ओपन फील्ड होती है उसमें पेशेंट को फियर नहीं होता, लेकिन क्लोज्ड स्पेस के अंदर विद अ लार्ज मशीनरी पेशेंट जो है दैट इज इन फियर। तो क्लोज्ड मैग्नेट के अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट होगा बट इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। प्रोटॉन अलाइनमेंट, our body protons hydrogen align with this external magnetic field। जब आपने अप्लाई किया बाहर से फील्ड, अब ये प्रोटॉन रैंडमली नहीं प्रेजेंट, वो एक अलाइनमेंट में आ गए इन अ सर्टेन डायरेक्शन। रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस जो होती है इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बाहर से रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस को अप्लाई कर रहे होते हैं बॉडी के अराउंड। जो आपने मैग्नेट अप्लाई करना है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें डिफरेंट कॉइल्स होती हैं और उन कॉइल से रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स आएंगी जिसको हम पल्स वेव्स कह रहे होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि इन्होंने रेजोनेंस क्रिएट करवानी होती है बिटवीन द एटम। रेजोनेंस क्या होती है? इट इज द वाइब्रेशन ऑफ द लार्ज एम्पलीट्यूड that occurs when the frequency is applied। और ये जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी हम इस पे अप्लाई कर रहे होते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो हम क्रिएट कर रहे होंगे। So basically these pulses in resonance push the aligned proton to a higher energy level। तो इनका काम क्या है कि उसको higher energy state में लेके चले जाते हैं। क्योंकि सेम एज ए रेडियो वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं बट हाई वेवलेंथ के साथ हैं जी, लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बट ये अपनी एनर्जी आगे दे देंगी एटम्स को। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कॉइल्स होंगी दे आर एक्टिंग बोथ एज अ ट्रांसमिटर, खुद भी इसको ट्रांसमिट कर रही हैं पल्सेस और फिर वहां से फ्रॉम द एटम्स जो है वो वापस इनके पास आएंगी और ये उसको रिसीव भी कर रही होती है कॉइल्स। हम आगे टाइप्स ऑफ कॉइल्स भी देखेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का इन रिलेशन टू T1 एंड T2 रिलैक्सेशन। जब रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स वेव्स को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, पहले तो आप उनको दे रहे थे, उसके बाद हम उनको स्विच ऑफ करते हैं, देन देयर इज सम टाइम व्हिच इज टेकन बाय द प्रोटॉन्स टू रिलैक्स, फुली रिलैक्स कर जाएंगे। पहले वो हाई एनर्जी स्टेट में थे, अब उन्होंने रिलैक्स करना है। अब ये जो टाइम उन्होंने रिलैक्स होने के लिए लिया इसको हम T1 और T2 में मैयर कर रहे होते हैं। अब ये क्या होता है T1 और T2, इसके बारे में हम अभी आगे
बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। नेट से कुछ इशू हो रहा है बट जस्ट bear with it. I can't help it either. अच्छा सही है, हमने T1 T2 रिलैक्सेशन हम जरा अगली स्लाइड में डिटेल में देखते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। प्रोटॉन अलाइनमेंट ये तो हो गया। How images are produced in MRI. Emitted energy is too small to convert them into images. हालांकि आप इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोटॉन्स जो एनर्जी इमिट करेंगे वो बहुत कम होती है, इसलिए आप उनको बार बार ऑन एंड ऑफ पल्सेस दे रहे होते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस देंगे, फिर आप ऑफ कर देंगे, फिर दोबारा देंगे ताकि वो हाई एनर्जी स्टेट पे मूव ऑन करते रहें। The emitted energy is stored, analyzed, and converted into images. So there are T1 and T2 relaxation images. When radio frequency pulse is stopped, higher energy gained by proton is retransmitted and hydrogen nuclei relax by two mechanisms. T1 or spin lattice relaxation, by which original magnetization begins to recover, and T2 को हम spin relaxation भी कहते हैं। T2 values of CNS tissues are shorter than the T1 values. हम पहले देखते हैं इसमें T2 relaxation। अच्छा, जो जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव दे रहे होते हैं, ठीक है, इट्स लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव आप दे रहे हैं बाहर से बॉडी को और अंदर आपकी बॉडी के प्रोटॉन्स पड़े हैं। तो जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी देंगे तो वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर, जो ये वाला एक्सिस होता है, इस एक्सिस में वो रेंज है। नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनल इस एक्सिस में होते हैं, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव उनको ट्रांसवर्स एक्सिस में अरेंज कर देती है प्रोटॉन्स को विद द हाई एनर्जी। फिर आप क्या करेंगे, आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी जो वेव्स हैं उनको आपने स्टॉप कर दिया। जब आप उनको स्टॉप कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि पहले जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वो वापस आने की कोशिश करेंगे। जो ट्रांसवर्स में पड़े हुए थे वो वापस आएंगे टुवर्ड्स दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। सो अपने उसी में वो वापस आ जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ जो होंगे प्रोटॉन्स ऐसे होंगे जो कि हाई एनर्जी स्टेट में होंगे और कुछ प्रोटॉन्स ऐसे होंगे जो लो एनर्जी स्टेट में होंगे। उसके बाद क्या होगा, आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव नहीं दी, एक तो ये हुआ कि वो अपने एक्सिस उन्होंने वापस लॉन्गिट्यूडनल में कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि जो हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन्स थे, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव की वजह से उनमें एनर्जी आई थी, वो वापस जो है वो लो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो T1 जो रिलैक्सेशन होती है, after protons are excited with RF pulse, they move out of the alignment with B naught। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल खत्म कर दिया जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी थी, रेडियो फ्रिक्वेंसी जब आपने स्टॉप की तो वो रियलाइन करेंगे, जिसको हम कहेंगे कि वो T1 रिलैक्सेशन होती है, और दैट इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। जो भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है उसमें T1 रिलैक्सेशन में क्या होगा, फ्रॉम दी ट्रांसवर्स टू बैक टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्योंकि 90 डिग्री का एक्सिस होगा। और T2 क्या होगा कि वो अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। एंड T2 जो होता है वो स्पिनिंग से उसको हम कहते हैं कि दे जो स्पिन होती है दैट इज डी फेज्ड, क्या वो स्पिन नहीं करेगा, स्पिनिंग इसकी सीज हो जाएगी, ठीक है। So T2 relaxation time is a time for 63% of proton to become dephased owing to interaction among nearby protons. TR and TE, TR is repetition time and TE is echo time. Echo time क्या होता है, time interval in which the signals are measured after the radio frequency
एक्साइटेशन, और रेपिटेशन टाइम का मतलब है दो जो एक्साइटेशंस होंगी उनके दरमियान का जो टाइम है दैट इज रेपिटेशन टाइम। और इन्हीं दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज करें तो आपको T1 और T2 वेटेड इमेजेस मिलते हैं। सो इन जनरल जो शॉर्ट TR होगा और शॉर्ट TE होगा वो T1 वेटेड इमेज में आता है और T2 के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन होती है इन दोनों की। और अगर TR लॉन्ग है और TE शॉर्ट है, इको टाइम शॉर्ट है, तो दैट इज अ प्रोटॉन डेंसिटी। मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया ना, आपने बस ये सिंपल सा ये मैकेनिज्म याद रखना है कि ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं यूजुअली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर अरेंज, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और वो अरेंज हो गई थी इस। उसके बाद आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स अप्लाई की जो कि उसको हाई एनर्जी स्टेट में लेके जाएंगी और उसके बाद वो इस प्लेन में ट्रांसवर्स प्लेन में अरेंज हो जाएंगे। जब आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को स्टॉप करना है तब इनकी रीअलाइनमेंट होगी, आपके जो प्रोटॉन्स होंगे वो ट्रांसवर्स से बैक टू दी लॉन्गिट्यूडनल के अंदर, अराउंड ही लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल के अराउंड जा रहा है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल के अराउंड है। तो दैट इज द T1 रिलैक्सेशन। और जो T2 रिलैक्सेशन है उसमें जो हाई एनर्जी, अब इसमें वो अरेंज तो हो गए अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेकिन जो हाई एनर्जी वाले होंगे वो लो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे जो जैसे कि वो पहले थे। सो दैट इज दी T2 रिलैक्सेशन। और इसमें आपकी T2 में जो है वो स्पिनिंग T फेज हो जाती है, जब वो लो एनर्जी में चले जाएंगे तो देयर इज नो स्पिनिंग and magnetization is no longer coherent and the signal decays। coherent का मतलब ये है कि अब वो coordination में नहीं है एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब जो रिलैक्सेशन टाइम हमने पढ़ा है इसका फ़ायदा क्या होता है कि हर टिश्यू की डिफरेंट टिश्यू डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम होंगे। सो आप सेपरेटली टिश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिग्नल फ्रॉम द फैट विल बी रिमूव्ड लीविंग, जब आपने पल्स वेव को रोक दिया तो फिर आपके पास क्या होगा कि फैट से सिग्नल चले गए, सो इट विल बी रिमूव्ड लीविंग ओनली द सिग्नल फ्रॉम any abnormalities lying within it will appear। जब आपके पास सिग्नल्स नहीं है रिलैक्सेशन टाइम, अगर आप फैट टिश्यू देख रहे थे तो इसका मतलब है उसने अपना टाइम पूरा कर लिया, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट है। और डिफरेंट जो डेंसिटीज होंगी, जो डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम्स होंगे डिफरेंट टिश्यूज के, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे इमेज कंट्रास्ट के ऊपर कि ये सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है, ये बोन हो सकती है। So that's how you differentiate. So these relaxation time are important for the differentiation of the images. Magnetic resonance images जो है वो एक टनल के अंदर होती है, it's like a big machinery with a tunnel form। इसके जो कंपोनेंट्स हैं कि इसमें स्कैनर है, कंप्यूटर है एंड रिकॉर्डिंग हार्डवेयर होता है। स्कैनर होता है, इट इज़ अ लार्ज ट्यूब और इसमें पावरफुल मैग्नेट्स हैं, इसमें different type of coils हैं, static magnetic field, gradient and radio frequency coils। रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स इस तरह से ये ट्यूब में है, पेशेंट टेबल के ऊपर नीचे स्कैनर लगा हुआ है और इसके ऊपर कॉइल्स लगी हुई है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ग्रेडियंट कॉइल्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, और ये बड़े बड़े ये मैग्नेट्स हैं। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स में आप फिक्स्ड मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं और रेजिस्टिव मैग्नेट्स, इनका काम क्या होता है कि इन्होंने जो इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बिलो 0.4 टेस्ला होगी। एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट वो होंगे जो कि हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इनकी। एंड ये जो कॉइल्स होती हैं इनको हम लिक्विड हीलियम के अंदर सूख करके रखते हैं ताकि इसके टेम्परेचर को कम रखा जा सके।
Gradient coils usually used to produce deliberate variations in the मेन मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है, बट आपने स्ट्रेंथ को कम करना है, ज़्यादा करना है अपनी मर्जी से ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन, तो आप ग्रेडियंट कॉइल्स को यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली इसके 3 सेट्स होते हैं, वन फॉर ईच डायरेक्शन, एक्स वाई और जी प्लेन्स के अंदर होती है। ठीक है जी। एंड इससे आप पता क्या कर सकते हैं, लोकलाइजेशन ऑफ इमेजेस। उसमें आप देखेंगे जी किस फेज में फेज हो रहा है, डी फेज हो रहा है, फ्रिक्वेंसी कितनी है उसकी, ये सारी चीज़ें आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो टाइप होती है, इसमें जो एक्सिस है, जी एक्सिस के अलॉन्ग जो कॉइल्स यूज होती है वो हेल्महोल्ट्ज हेल्महोल्ट्ज जो है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे इसको दिया गया है, और एक्स और जो वाई है इस पे सैडल कॉइल पेयर होता है। सैडल कॉइल पेयर जो होता है ना, वो पेयर की फॉर्म में होती है, और इसमें जो करंट फ्लो करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है। सो एक जो डायरेक्शन होगी उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और दूसरी डायरेक्शन में कम होता है, तो वो बैलेंस्ड रहती है। सैडल कॉइल्स भी यूज होती है। दिस इज द वाई कॉइल। ठीक है, इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग यूज करते हैं। ये एक्स कॉइल्स हैं आपकी, और ये जी कॉइल्स है। तो आपको इनके नेम्स बस पता होना चाहिए और इनके फंक्शंस। रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स, ऑब्वियसली रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यहीं से आ रही हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिट भी हो रही हैं और फिर ये वापस प्रोटॉन से रिसीव भी हो रही है। Then it acts as an antenna of the MRI. इसमें भी हेल्महोल्ट्ज पेयर कॉइल्स हो सकती हैं, जिसके अंदर 2 सर्कुलर कॉइल्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, और वही जी एक्सिस के लॉन्ग होती है, और जो एक्स और वाई ग्रेडियंट होता है उसमें सैडल कॉइल्स यूज होती है। What are the advantages of MRI? इसमें आयनाइजेशन नहीं है, इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम यूज कर रहे हैं, वेरिएबल थिकनेस इन एनी प्लेन, better contrast resolution, and many details without using IV contrast. डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और अगर बॉडी के अंदर कोई भी मेटालिक डिवाइस है तो फिर ये डेंजरस हम पेशेंट्स में नहीं करेंगे। क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स हो जाते हैं, इतनी बड़ी क्लोज स्पेस में इतनी बड़ी मशीनें देके डर जाते हैं, सो दैट्स डिफिकल्ट, वो अलाउ भी नहीं करते समटाइम्स। मूवमेंट अगर हो जाए ड्यूरिंग स्कैनिंग तो ब्लरी इमेजेस बन सकते हैं। Radio frequency transmitters can cause severe burns if mishandled, so expertise होनी चाहिए। क्लोज्ड एमआरआई भी हो सकता है, ओपन एमआरआई भी हो सकती है, और आपका पोजीशन। फंक्शनल एमआरआई जो है दैट इज बेसिकली एमआरआई, और ये देख रही होती है ब्लड फ्लो पे एंड फॉर मेजरिंग द ब्रेन एक्टिविटी। इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग द चेंजेस इन द ब्लड ऑक्सीजनेशन and flow that occur in response to neural activity. Before entering the tunnel, there is a checklist. कोई मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए, और सेफ्टी के लिए इसमें कोई भी मेटालिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन और दैट इज बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आ जाता है अगर इंटरनल कार्डियक पेसमेकर्स लगे हुए हैं, स्टील सेरेब्रल एनेरिज्म क्लिप्स है, या फिर स्मॉल स्टील सिल्वर्स एम्बेडेड इन द आई, जो डिफरेंट सर्जरीज सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू अगर ऐसा कुछ भी है, या फिर लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट है विद मैग्नेटिक स्टील। कॉकलियर इम्प्लांट्स है, आपके इनर ईयर में कॉकलियर इम्प्लांट डलवाया हुआ है पेशेंट ने, और बॉडी में कहीं भी स्टेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट में आपने एमआरआई नहीं करनी। तो लिमिटेशंस हैं इसकी कि बोन और एयर में इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं, इतनी अच्छी पेनिट्रेशन नहीं है इसकी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन इसकी अच्छी नहीं होती, और डेफिनेटली एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड। वी प्रिज्यूम दैट इसमें जो कंट्रास्ट एमआर कंट्रास्ट होता है वो सेफ होता है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, एलर्जी नहीं होती, एंड रीनल इम्पेयरमेंट के जो पेशेंट्स हैं उनमें आप एमआरआई कर सकते हैं। It can be used as a CT contrast when a patient has impaired renal function. So that was not the end of the lecture.
दूसरा जो लेक्चर है हम उसको कुछ कवर करेंगे, वो भी MRI पे ही है। जस्ट वेट अ सेकेंड। सो T1 T2 वेटेड इमेजिंग हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें हैं। एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप हम लोग ये कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, सो आई वोंट वेस्ट टाइम। ग्रेडेशन ऑफ इंटेंसिटी, इट्स अ गुड टेबल टू लुक के अगर सीटी स्कैन है और एमआरआई के T1 T2 या फिर T2 फ्लेयर इमेजेस के डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर CS है तो आपको सीटी स्कैन पे डार्क नज़र आ रहा है, MRI T1 पे भी डार्क नज़र आता है, बिल्कुल ब्लैकिश में बेसिकली। और जो T2 होता है इसमें आपको ये ब्राइट नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल वाइट पे। सो आप इसको वाइट या ब्राइट कहेंगे। और जो T2 फ्लेयर होता है उसमें CSF जो है वो आपके पास ब्लैक आता है, और अगर एडिमा होगा तो वो वाइट अपीयर होगा लाइक दिस। सो इट्स अ गुड टेबल, इसको आप याद कर लीजिए। ये इमेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें हम डिफरेंस हैं, वही चीज़ें हैं। 51 इमेजेस होते हैं, उसमें आपको डार्क क्या क्या नज़र आ सकता है। अगर एडिमा है, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, हैमरेज, सब कुछ डार्क आएगा। लो प्रोटॉन डेंसिटी अगर हो तो क्योंकि प्रोटॉन डेंसिटी जो है वो जितनी भी आप अप्लाई करें, लो या हाई वाले, हम देखते हैं क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इमेजेस कैल्सिफिकेशन भी डार्क होगी। फ्लो वॉइड बेसिकली जो फ्लोइंग जो लिक्विड्स या ब्लड, बेसिकली ब्लड को हम कहेंगे, जो फ्लोइंग ब्लड होते हैं इन द वेसल्स, वो भी आपको डार्क नजर आएगा इस पे। T1 पे आपको ब्राइट क्या नजर आ सकता है, फैट, सबक्यूट हेमरेज, मेलानिन, प्रोटीन रिच फ्लूइड, स्लोली फ्लोइंग अगर ब्लड है, और तो वो ब्राइट होगा। और अगर फास्ट फ्लोइंग है तो उसमें जो है वो MRI का जो सिग्नल है वो लॉस हो जाएगा, जिसको हम वॉइड कह रहे थे, तो वो आपको डार्क आएगा। लेकिन स्लोली फ्लोइंग ब्राइट आ सकता है, और फ्रीली फ्लोइंग जो है वो डार्क आ सकता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, गैडोलीनियम, कॉपर, मैंगनीज अगर ये है तो ये भी आपको ब्राइट नजर आएगा। T2 के ऊपर ब्राइट क्या क्या दिखेगा जी, एडिमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, सबड्यूरल कलेक्शन, मेथ हीमोग्लोबिन इन लेट सबक्यूट हेमरेज। एक डिफरेंट सी चीज़ है, याद कर लीजिए। डार्क ऑन T2, लो प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रस टिश्यू डार्क नजर आती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी डार्क नजर आएंगे। और अगर प्रोटीन रिच फ्लूइड है और फ्लो वॉइड है, अगर फ्रीली फ्लोइंग है और फास्ट फ्लोइंग है वेसल्स के अंदर, तो डेट भी डार्क। सो विच स्कैन बेस्ट डिफाइंस दी एबनॉर्मलिटीज, पूछा जा सकता है कि आप क्या एबनॉर्मलिटीज देख सकते हैं, तो आप उसको वन बाय वन, लाइक T1 में सबक्यूट हेमरेजेस के लिए वो अच्छा डिटेक्ट करेगा, फैट कंटेनिंग स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल डिटेल्स। और फ्लेयर में एडिमा, डिमाइलिनेशन, तो ये आपको डिफरेंट याद होने चाहिए कि हम किस एबनॉर्मलिटी के लिए कौन सा इमेज प्रेफर करेंगे। ये वही जो है वो इमेजेस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें जो है ये डिफरेंशिएशन ये सही है कि अगर CSF है तो जी आपको यहाँ पर डार्क नजर आएगा, T2 के अंदर आपको ब्राइट नजर आएगा। और फ्लेयर पे, ये फ्लेयर है जी T2 वाला, तो इस पे जो है वो आपको डार्क नजर आ रहा होता है। और बाकी हम और क्या देख लेते हैं इसमें, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन या डीमाइलिनेशन T1 पे डार्क है, T2 पे ब्राइट आती है। ये तो नॉर्मल इमेजेस है, और फ्लेयर पे ब्राइट है। तो इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में लिखा गया, जस्ट रीड इट आउट।
अच्छा, ये जो है ना इमेज, ये है आपके लिए स्पाइन का इमेज। ये T1 है जी और ये T2 है। अब इसमें जो है वो CSF जो है ना, ये इसमें देख ली पहले T2 में, ये इसके सराउंडिंग ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पे ये CSF पड़ा हुआ है। इसमें आपको T2 में ब्राइट नजर आ रहा है और इसमें देखिए तो ये T1 में डार्क हो गया। बच्चे स्पाइनल कॉर्ड का इमेज है, लैटरल व्यू करके दिखाया हुआ है। अच्छा, सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड और इसके अराउंड आपका CSF T1 पे डार्क होगा और T2 पे आपका CSF ब्राइट नजर आ रहा है। ठीक है जी, अगर कोई मसल है तो वो ग्रेइश होता है। ये मसल पड़ा हुआ, ये ग्रे है, इसमें T2 में डार्क ग्रे हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ T1 में जो है वो आपको ग्रे नजर आ रही है और इसमें थोड़ी सी लाइट ग्रे में आ रही है। ठीक है, और अगर जो फैट है वो ब्राइट हो जाती है और T1 के ऊपर लाइक दिस, और ये इससे थोड़ी कम लाइट है। और अगर डिस्क है, अच्छा इम्पोर्टेंट जो है ना, जो ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, जैसे CSF हो गया या आपके पास, जैसे अब डिस्क की बात है, डिस्क भी डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास ये डिस्क पड़ी हुई है, दिस इज द डिस्क। ये आपको यहाँ पे ग्रेइश नजर आ रही है T1 के ऊपर और जो T2 पे इससे कंपैरेटिवली ब्राइट नजर आएंगी, ज़्यादा क्लियर क्लियर, और इसमें डार्क में आ रही है, इसमें थोड़ी सी ब्राइट है। ठीक है, और एयर जो है वो भी इसकी डार्क ही होगी, या हम कह सकते हैं वेरी डार्क। फेयरिंग से एयर पड़ी हुई है यहाँ पे डार्क वाली। ठीक है, और अगर कोई इन्फ्लेमेशन होगी, एडिमा हो जाएगा, तो वो आपको T1 के ऊपर, ये नॉर्मल इमेज है, तो वो डार्क नजर आएगी और T2 के ऊपर ब्राइट नजर आएगी। सो यू शुड नो कि ये स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है और इसका क्या कलर है, इसके इर्द जो है वो CSF पड़ा है। इसका क्या डिफरेंस है, आगे आपके वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के दरमियान डिस्क पड़ी हुई है, इसका क्या कलर डिफरेंस है, ये पीछे मसल है और मसल के पीछे ये फैट, और आगे आपका फेरिक्स वगैरह और इसके अंदर ये एयर पड़ी। सो जस्ट ये टेबल रीड करते जाना है और ऊपर से डिफरेंसेस देखते जाना है। दिस इज द नॉर्मल ब्रेन T1 है। ठीक है, मैं एक एक चीज़ देख लेते हैं। इसके अंदर CSF जो है वो आपका डार्क होता है। ये T1 का फ्लेयर है, तो फ्लेयर T1 का भी हो सकता है, T2 का भी। T1 का इतना नहीं लिया जाता, आप T2 पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो T2 है, इसमें आप देख लेंगे जी CSF जो है वो ब्राइट नज़र आ रहा है। इसमें ज़रा ये होता है कि जो ग्रे मैटर होता है आपका, और T2 के ऊपर CSF जो है वो आपका डल है। अगर कोई एडिमा होगा तो वो ब्राइट हो जाएगा। एक और इमेज होता है जिसको हम स्टेर कहते हैं, स्टेर स्टैंड्स फॉर शॉर्ट T1 इन्वर्जन रिकवरी, और बेसिकली यूज टू नल द सिग्नल फ्रॉम द फैट। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस जो है वो इसमें CSF का आ रहा है। अगर आप T1 से कंपेयर करेंगे तो ब्राइट आएगा, अगर आप T2 से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ मोर सिमिलर टू T2, except that कि इसका जो सेंट्रल मैटर है that is more greyish, more darker, और इसका ज़रा ग्रेइश में आ रहा है। बाकी जो है वो ये काफ़ी सिमिलर होता है T2 से। प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस, अगर लो प्रोटॉन डेंसिटी है तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, और अगर हाई में ले लें तो इसमें आपका सेंट्रल मैटर डार्क होगा और बाहर से थोड़ा सा जो है वो ब्राइटिश नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसमें T1 है, T2 है, T2 फ्लेयर है, और थोड़ा बहुत स्टर का देख लें। ये डिस्क शो की हुई है, आप अगर देखें तो इसमें डिस्क ऊपर आपको ब्राइट नज़र आ रही है। ठीक है, ये T2 इमेज है तो ब्राइट नॉर्मल है और यहाँ पे आगे डार्क हो गई है।
so it can present a pathology. This is definitely a pathology. इसमें डिस्क मिसिंग है, T1 वेटेड इमेज है ये। This is a link, इसको चेक कर लीजिएगा for better understanding of MRI. अच्छा, अब इस इमेज के अंदर जो है ना एक सिस्टिक ट्यूमर शो किया हुआ है आपकी लेफ्ट, आपकी जो राइट साइड है वो आपका लेफ्ट बनेगा, पेशेंट का लेफ्ट होगा, तो इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये एक जैसे इमेज है ऊपर नीचे। सो T1 के ऊपर आपको ट्यूमर जो है वो डार्क नजर आया, T1 फ्लेयर पे भी डार्क आएगा, T2 पे ब्राइट आएगा, लेकिन T2 फ्लेयर पे डार्क अपीयर हो रहा है। और स्टिर इमेज जो होता है वो T2 से जो है वो काफी ज्यादा मिल रहा है। एज यू कैन सी प्रोटॉन डेंसिटी में भी डार्क शेड में ही नजर आ रहा है आपको। अगर आप ज्यादा प्रोटॉन डेंसिटी करेंगे तो इसमें आपको कंट्रास्ट ज्यादा विजिबल होगा नीचे वाले इमेज में। सो अगर आपको ये पिक्चर आपके सामने आए तो आप यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये कौन सा है। T1 फ्लेयर में थोड़ा सा ये है कि आपको डार्क में नजर आ रहा है ये T1 की तरह। अब T2 फ्लेयर है वो भी इसी तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसका जो है वो आपको जो वाइट और ग्रे मैटर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा T1 और T2 फ्लेयर का। बेसिकली ये जो है वो आपका वाइट मैटर है और ये आपका ग्रे है। तो यहाँ पे ये वाइट नजर आ रहा है और यहाँ पे ये आपको डल नजर आ रहा है, अपोजिट हो जाएगा। और जो स्टिर इमेज था इसमें वाइट मैटर डार्क में चला गया है बिल्कुल ही एज कम्पेयर टू T2, इट्स मोर डार्कर। ये जो है ना इन्फॉक्शन शो की हुई है, ये जो आपको ब्लैक चीज नजर आ रही है ना T1 पे, ये इन्फॉक्टेड एरिया है सारा ब्रेन का। इसमें ये फ्रंट से स्टार्ट हुआ हुआ है और आगे तक एक्सटेंड कर रहा है। T1 फ्लेयर जो है वो भी इससे काफी सिमिलर में आ रहा है। ये बेसिकली कंट्रास्ट इमेजेस है। T2 के अंदर आपको इस्कीमिया ब्राइट नजर आ रहा है और T2 फ्लेयर के अंदर ऑपोजिट हो जाता है, दैट इज ऑपोजिट। और स्टर के अंदर फिर वही बात है कि इसमें जो वाइट मैटर है ना एज कम्पेयर टू T2 वो थोड़ा डार्क है, लेकिन बाकी बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा। तो ये प्रोटॉन डेंसिटी इमेज है, लो प्रोटॉन डेंसिटी है। इसमें आपको जो वाइट मैटर डार्क नजर आ रहा था वो नहीं आ रहा, उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे पैथोलॉजी के लिए। ये T1 है जी और ये T2 है। बेसिकली ये ट्यूमर है, इसकी बाउंड्री भी नजर आ रही है हमें। ट्यूमर के अराउंड ये सारा ब्लैक ब्लैक एरिया है और ये सारा ऑपोजिट हो जाएगा इन द T2 इमेज। तो ये ट्यूमर की वजह से ये ब्राइट है और इसके अंदर जो ट्यूमर है इट कैन आल्सो बी सिस्टिक ट्यूमर, जिसकी वजह से ये अंदर ब्राइट है, इसके अंदर डार्क है, फ्लूइड को शो कर रहा है। ये जो MRI है बेसिकली इसमें इंटेंस राइट फैमल आपका लेफ्ट जो है वो पेशेंट का ये राइट बनेगा जी। और इसमें जो है वो हाइपर इंटेंसिटी शो हो रही है इसके हेड में भी और इसके नेक में भी, और सब कॉन्ड्रल कार्टिलेज के नीचे जो एरिया होता है सब कॉन्ड्रल कहते हैं, इसमें नॉर्मल हो जाता है। और दिस इज बेसिकली द कोरोनल प्लेन। T2 इमेज है, राइट नजर आएगा, फैट सैचुरेशन MRI कहा जाता है इसको। अच्छा, इसमें देखिए ये सबड्यूरल हेमाटोमा बना हुआ है। ठीक है, बस आपको यही बताना चाहिए कि ये T2 जो है वो फ्लेयर इमेज है और इस पे सबड्यूरल हेमाटोमा ऑब्वियसली आपको उस पे
पैथोलॉजी या एडीमा जो होता है वो आपको ब्राइट नज़र आता है नॉर्मल CSF की बजाय, तो दैट इज़ ब्राइट। So that's the end of today's lecture। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अच्छा, अटेंडेंस जो है ना आप लोगों की रिकॉर्डिंग पे भी लगा बच्चों। आप लोगों की ना मैं आप लोगों को आज असाइनमेंट टॉपिक दे दूंगी, तो उसमें ये है कि आप लोगों ने एक असाइनमेंट अभी सबमिट करवानी है। आप लोगों को मैंने तब इसलिए नहीं दी थी क्योंकि आप लोगों का वाइवा था और इस असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो 2 असाइनमेंट्स हैं, एक आप लोग दे चुके हैं और एक आपको देनी पड़ेगी। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन या कोई इशू मेल पे भी पूछ सकते हैं। और उस बच्ची जो मुझे बता रही थी वो मुझे काइंडली मेल कर दें कि एप्लीकेशन लिख के, ताकि मैं वो आगे फॉरवर्ड कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम असाइनमेंट जो है वो उसकी टॉपिक क्या है असाइनमेंट का? अच्छा, टॉपिक मेल कर दूंगी मैं, यही तो बता रही हूँ। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम असाइनमेंट कब तक सबमिट करानी है? बच्चे आप लोगों को एक 5-6 दिन का टाइम तो मैं ऑब्वियसली दूंगी ना। अभी आज आपको मेल कर दूंगी, इसके बाद आप लोग विदिन 6 डेज सबमिट करवा दीजिएगा। मैम इस टाइम एक 5 तारीख को वाइवा है और एक 5 तक हमने असाइनमेंट सबमिट करवानी है और एक 10 तक करवानी है और एक 15 तक वीडियो प्रेजेंटेशन बनानी है। पहले से असेसमेंट काफ़ी है। तो आप क्या चाह रहे हैं, आप फिर इसके ना सबमिट करवाएं, ये कहना चाह रहे हैं? अभी कुछ डिले कर दें तो कितना डिले करें, फाइनल्स में बच्चों से देंगे असाइनमेंट? चलो कोई नहीं, ठीक है, दे दे, मैनेज कर लेंगे, जितना होगा कोशिश तो करेंगे। चलें, इसको कर लेते हैं, लेकिन 6 डेज में नहीं तो 1-2 दिन और ऐड कर सकती हूँ मैं, यही हो सकता है। लेकिन बच्चों उसको कंपाइल भी करना है, आप लोगों के सारे रिजल्ट्स भी अपलोड करने हैं, फिर बीच में आप लोगों को मैं तो यही चाहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम मिले आप, ताकि आप लोग जो है वो फाइनल्स की तैयारी कर सकें। बाकी लेट्स सी। मैम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दें यूट्यूब पे। बच्चे मैं आप लोगों को लिंक्स भेज रही हूँ, आप लोग लिंक्स डाउनलोड करें। वो सारी चीज़ें अपलोड करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको रोज साथ साथ चला जाता है, जस्ट डाउनलोड इट। मैं करूँगी अपलोड, लेकिन मुझे जब टाइम मिलेगा तभी होगा। अभी आजकल मैं खुद एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्टकअप हुई हुई हूँ। मे बी 15 के बाद मैं अपलोड करना शुरू करूँगी। रिस्पेक्ट है कि आपको जो लिंक आता है उसको साथ साथ अपलोड कर लिया करें, सॉरी डाउनलोड कर लिया करें। चलें, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।